एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत। हम एमए के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में उत्तर छायावादी कवि पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में उत्तर छायावाद पढ़ा, उसके बाद इन उत्तर छायावादी कवियों पे बात की। सुमित्रा नंदन पंत आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में कवि निराला के बारे में पढ़ा, यानी छायावादी काव्य को आगे ले जाने वाले कवियों में। और बहुत सारे कवि आगे आए, लेकिन विशिष्ट रूप से जो आगे बढ़े हैं, जो विशिष्ट था साहित्य को दी, कविता को दी, उनमें हम निराला और पंत को ही पाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। जैसा कि आप सुनते आए हैं, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। पंत के काव्य का विस्तार भी अगर अपन बात करें तो उन्होंने छायावादी कविता लिखी और उसके बाद वो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हुए, फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। तो ये प्रवृत्तियाँ उनकी कविता में देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं अपन पंत की। तो इस काल के काव्य साहित्य का अगर अपन विश्लेषण करें तो हम क्या देखेंगे, क्या पाएंगे कि ये अपने चिंतन और विषय में अधिक विकासशील रहे बाकी कवियों के मुकाबले। और क्योंकि ये अपने संस्कार और भाषा में मूलतः छायावादी थे, छायावादी ही रहे, है ना। इनका स्वभाव ऐसा था, कोमल कांत पदावली लिखने वाला संवेदनशील कवि। इसलिए कहा जा सकता है कि पंत के माध्यम से छायावाद को इस अवधि में नया चिंतन और नया विषय जगत प्राप्त हुआ। यानी मूलतः कवि के मन में छायावादी कविता थी और फिर वो बहुत सारे दर्शन से, बहुत सारी विचारधाराओं से प्रभावित हुए, तो वो उनके काव्य में आता है। तो एक नया चिंतन हमें देखने को मिलता है, कविता का एक नया विकास हम देख सकते हैं। तो सन 1936 में युगांत की घोषणा करके पंत ने 1939 में 1939 में युगवाणी और फिर 1940 में ग्राम्या की रचना की। ये इनकी एक अलग चिंतन धारा पर विकसित हुई रचनाएं हैं। क्योंकि पहले तो इन्होंने सारी कविताएं प्रकृति को समर्पित कर दी थी। आपने पढ़ा होगा पंत के बारे में, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, है ना। ऐसा कहने वाले कवि, प्रकृति प्रेम में इतना रमने वाले कवि, और उन्होंने जो है एकदम से अपनी विचारधारा बदल दी। इसलिए वे मार्क्सवाद के भौतिक दर्शन और जनजीवन के सत्यों की ओर उन्मुख हो गए थे। यह वजह थी। अब अपन बात करें निराला और पंत की, तो दोनों में एक अंतर समझ में आता है मोटा मोटी, कि निराला ने चिंतन के माध्यम से नहीं बल्कि संवेदना और अनुभव के माध्यम से जनजीवन को ग्रहण किया। इसलिए उनकी कविताओं में मार्क्सवाद या जो ये समाजवाद का दर्शन है स्पष्ट रूप नहीं पा सका। यानी वो तो अनुभूति के धरातल पर जो कुछ सहा, देखा, उसी को व्यक्त किया। वहाँ जनजीवन अपने समस्त संवेदना के साथ उभर करके इनकी कविता में आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन पंत की बात करें तो पंत ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया। वे जो मार्क्सवाद के सिद्धांत है उनको प्राय व्यक्त करते रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं दूं, कहता भौतिकवाद वस्तु जग का कर तत्वान्वेषण, भौतिक भव ही एकमात्र मानव का अंतर दर्पण, स्थूल सत्य आधार सूक्ष्म आधे हमारा जो मन, बाह्य विवर्तन से होगा युगपत अंतर परिवर्तन। तो जो मार्क्सवादी चिंतन है उससे प्रभावित होकर वो लिखते हैं। कवि ने मार्क्सवादी दृष्टि के आलोक में गांव के जीवन की
विविध यथार्थ छवियों का बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया है। किंतु अगर अपन इन कविताओं को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुशल शिल्पी पंत ने गांव के जीवन यथार्थ को जितना उसके रंग रूप में पकड़ा है उतना भीतर की चेतना में नहीं। यानी जो भोगता होता है, भोगता है किसी चीज़ को, तो वो जिस स्तर पर लिखता है, जितनी गहराई से लिखता है, वैसा हम नहीं पाते कि गांव के जीवन में उतर गए हों पंत। तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि जब पंत जी ग्राम्या से आगे की यात्रा करते हैं, जब ग्राम्या रचना लिखी उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। कवि तो भावुक होते हैं और वो दूसरे किसी भी दर्शन से, विचारधारा से प्रभावित हो उठते हैं। पहले वो छायावाद से प्रभावित थे, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य से प्रभावित थे, फिर मार्क्सवाद, उनके मार्क्सवादी दर्शन है, वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। अब वो आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, अरविंद के दर्शन से प्रभावित होते हैं। बीच में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन की ओर भटके हुए उनके विचार पुनः आध्यात्मिक लोक की ओर उठने लगते हैं। तो ये भटकाव, या कह लीजिए कि दूसरी अनेक चीज़ों की तरफ आकर्षित होना उनके स्वभाव की प्रवृत्ति थी। इस प्रकार विचार के स्तर पर छायावाद को एक नई दिशा और समृद्ध आधार प्राप्त होता है। कवि मार्क्स के भौतिकवाद से संतुष्ट नहीं है, फिर भी उसे आवश्यक मानते हैं। यानी एक तरफ तो मार्क्सवाद की जो भौतिकवादी विचारधारा जो भी है, उस बारे में उनके जो विचार हैं आवश्यक नहीं है, उनसे वो सहमत हो। कवि आरंभ से ही मनुष्य मात्र के सुख, प्रेम, शांति का स्वप्न देखते रहे हैं। इस वायवी स्वप्न को कवि ने जो रूप देना चाहा तो मार्क्सवाद में उसे आलोक दिखाई पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि मार्क्सवाद जो है वो एकांगी है, वह केवल भौतिक योगक्षेम की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए कवि ने इसे आवश्यक मानते हुए पूरी आवश्यक तो माना लेकिन पर्याप्त नहीं माना, और अरविंदवाद में भौतिकवाद तथा आध्यात्मवाद का समन्वय ढूंढते हैं। कवि की कुछ रचनाओं की बात करूंगी मैं, कवि पंत की। तो पंत जी ने स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, शिल्पी, लोकायतन आदि परवर्ती कृतियों में इस समन्वय को स्वर दिया। समन्वय कौन सा? मार्क्सवादी भौतिकवाद और आध्यात्मवाद, है ना, जो अरविंद के दर्शन से प्रभावित है। दोनों का रूप हमें देखने को इन रचनाओं में मिलता है। इस विकास यात्रा में पंत का काव्य पक्ष जो है वो आहत हो गया है। यानी एक कवि एक विचारधारा को लेकर लिखता है, पर अगर वो विभिन्न चीज़ों से प्रभावित होता है तो उसके ऊपर एक बोझ आ जाता है। मार्क्सवाद का बोझ आ गया, वो बीच में जूझ रहे थे, कहीं इधर एक तरफ उनके अरविंद दर्शन हावी हो गया, तो दर्शन और अध्यात्म, भौतिकता, सांसारिक चीज़ें, कवि का कोमल मन सब मिलकर के एक अलग चीज़ हो गई। इस विकास यात्रा में जो है उनकी कविता को जो थोड़ा नुकसान हुआ, जबकि धारणा पक्ष उठता गया, है ना, उनकी धारणाएं बनती गई। यही कारण है कि वे मानव समाज की समस्याओं, उनके समाधान और नए विचारों को धारण और आकांक्षा के स्तर पर स्वीकार करते हैं, अनुभूति के स्तर पर नहीं। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो स्वीकार तो करते हैं, तो नए विचारों की धारणा और आकांक्षा के स्तर पर ही कर पाते हैं, कि अनुभूति के स्तर पर नहीं कर पाते। यानी जो अंदर से, हृदय से जो आवाज़ उठती है वो नहीं मानती। भीतर एक संवेदनशील कवि, भीतर एक बहुत ही कोमलकांत कवि, और ऊपर से भारी भरकम विचारधाराओं के लबादे, तो कहीं कवि दब गया। इसलिए चाहे मार्क्सवाद हो चाहे अरविंदवाद, वो स्वीकार तो करते हैं लेकिन अनुभूति के स्तर पर नहीं।
इसलिए कवि पंत जो है वो मार्क्सवाद, अरविंदवाद, वो पंत के काव्य को समृद्ध बनाने में सहायक नहीं हो सके। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने आज पढ़ा निराला के बारे में। कल अपन महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे और एक आध और कवि जो कि महत्वपूर्ण है उत्तर छायावादी युग में, अपन उनको भी देखेंगे। तो जैसा कि कवि पंत के बारे में आपने पढ़ा है, पंत की रचनाएं भी आपके सिलेबस में हैं। तो एक उत्तर छायावादी कवि के रूप में अपन ने ये देखा है। आप इस विषय की गहराई को जब जान पाएंगे, जब अपन सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत प्रवृत्तियों पर बात करेंगे, उनकी जो प्रवृत्तियाँ इतनी विविध है कि प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, देशभक्ति, मानवतावाद, और यहाँ से होती हुई उनकी कविता जो है वो ग्रामीण जीवन में प्रवेश करती है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित होती है, अरविंद के दर्शन से प्रभावित होती है ना। तो उनकी कविता का ये इतना विराट रूप है, वो अपन अगले एक वीडियो में करेंगे। अभी तो केवल अपन एक प्रसंगवश इनको पढ़ रहे हैं, उत्तर छायावादी कवि के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इतना ही काफ़ी है इस रूप में, क्योंकि अपने को ये सारे कवियों का निबंधात्मक प्रश्न अगर आप तैयार करते हैं तो यही आएगा कि उत्तर छायावादी कवि कौन कौन से हैं। तो अपने को देना पड़ेगा निराला है, पंत है ना, महादेवी वर्मा है, और भी कुछ कवि हैं जिनका संक्षेप में परिचय है। तो ये पूरा प्रश्न है, एक वीडियो में पूरा नहीं आ सकता, इसलिए अलग अलग अपन ने बनाया है। और अलग से महादेवी, पंत, निराला, बच्चन, इनके बारे में अपने को, इनकी काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में अपन अलग वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखें। वीडियो को पढ़ें, लाइक करें, सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।